हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मनोज सर और गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। मैं हूं गौरव सिंह और मैं आपके सामने लेकर आया हूं आज पार्ट नंबर 4। चैप्टर नंबर 1 चल रहा है दोस्तों हमारा और पार्ट नंबर 4 है। दोस्तों अगर आपने पार्ट नंबर 1, 2 और 3 के अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं हमारे, ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं मैंने सभी वीडियोस के, उन पर जाकर के आप क्लिक कीजिए और पार्ट नंबर 1, 2 और 3 को सबसे पहले देखिए, ठीक है दोस्तों, ताकि आपको और भी अच्छे से अच्छा समझ में आए। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं पार्ट नंबर 4 और हम करा रहे थे इसमें विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और आज जो हम करा रहे हैं इसमें निरक्षीय स्थिति पर कराएंगे दोस्तों, ठीक है। अक्षय स्थिति पर हमने इससे पिछली वीडियो में कराया था पार्ट नंबर 3 में, और इसमें हम करा रहे हैं निरक्षीय स्थिति पर। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मनोज सर और गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट चैनल को, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं निरक्षीय स्थिति पर। आइए समझते हैं निरक्षीय स्थिति पर क्या है निरक्षीय स्थिति और किस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए सबसे पहले मैं फिगर बनाने की कोशिश करूंगा। तो आप ध्यान रखें दोस्तों, ये एक विद्युत द्विध्रुव है। यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है जो कि क्या है, AB है। माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो कि -Q और +Q आवेश से मिलकर बना है। तो A बिंदु पर -Q आवेश और B बिंदु पर +Q आवेश रखा है। और दोस्तों इसका जो मध्य बिंदु लिया हमने O ले लिया है। और दोस्तों हम जानते हैं कि A और B के बीच की कुल दूरी होती है 2L। तो हमने यहाँ ले ली L दूरी और ये ले ली L दूरी। तो A से O की L दूरी है, O से B की L दूरी है। तो टोटल क्या होगी दोस्तों, 2L होगी, जो कि क्या होती है, अति अल्प दूरी होती है। अगर दोस्तों हम निरक्षीय स्थिति की बात करें तो क्या है निरक्षीय स्थिति, क्या होती है, पहले समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद उसका डेरिवेशन करेंगे। चलिए दोस्तों निरक्षीय स्थिति क्या है आइए समझते हैं हम यहाँ पर। देखिए दोस्तों, जब हम विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, यह मध्य बिंदु, इससे लंबवत रेखा खींच देते हैं तो यही होती है दोस्तों निरक्षीय रेखा। इस रेखा को हम कहते हैं निरक्षीय रेखा। और निरक्षीय स्थिति पर निकाल रहे हैं, इसका मतलब निरक्षीय रेखा के किसी भी बिंदु पर हम अगर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दें तो यही हो जाएगी निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे कि मान लीजिए P बिंदु है ये, और ये P बिंदु हमने कहाँ ले लिया दोस्तों, निरक्षीय रेखा पर लिया है। इसलिए इस बिंदु पर अगर मैं तीव्रता ज्ञात करता हूं, परिणामी तीव्रता, तो वही हो जाएगी निरक्षीय स्थिति पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इतना आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम P बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले +Q आवेश से निकालते हैं दोस्तों। तो इसको हम कहाँ मिला देंगे, इससे मिला देंगे दोस्तों। तो +Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो सबसे पहले हमने बताया था आपको, जिस बिंदु पर तीव्रता निकालते हैं उस पर प्लस का 1 कूलम आवेश की कल्पना कीजिए। तो P बिंदु पर +1 कूलम आवेश रखा है, तो प्लस में होगा प्रतिकर्षण, अर्थात जो बल की दिशा रहेगी दोस्तों ये रहेगी, और यही क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो गई हमारी। +Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो गई आपकी, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं हम, इसको आप याद रखेंगे, +1 कूलम होता है। अब बात कर लेते हैं A से, यानी कि -Q आवेश के कारण तीव्रता, ठीक है दोस्तों। तो जब -Q के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे, यहाँ पर क्या है दोस्तों, प्लस का 1 कूलम रखा हुआ आवेश, धनावेश। तो ये जो माइनस है इस प्लस को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, सॉरी, ये जो माइनस है इस प्लस को आकर्षित करेगा, ठीक है दोस्तों। -Q आवेश +Q आवेश में क्या लगाएगा, आकर्षण का बल लगाएगा, जो कि किधर होगा, इस दिशा में होगा, नीचे की तरफ होगा। तो इसीलिए ये जो दिशा आई है यही आई है E2, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आ गई आपकी -Q के कारण, ठीक है दोस्तों। अब आपको इतना समझ में आया होगा कि E1 और E2 क्या है, ठीक है, किधर रहेंगे। और दोस्तों क्योंकि हम जानते हैं E1 और E2 क्या होते हैं, ये E1 E2 क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और तीव्रता क्या होती है, सदिश राशि होती है। अब सदिश राशि है तो इसके दोस्तों हमें घटक करने होंगे। E1 क्या है आपका, ना x अक्ष में ना y अक्ष में, इसका मतलब इसके घटक करने होंगे। तो दोस्तों हम इसके घटक कर देते हैं। तो इसके 2 घटक होंगे दोस्तों। ये अगर मान लीजिए एंगल ये है हमारा थीटा है, तो क्या रहेगा, देखो दोस्तों, ये भी हमने क्या मान लिया, थीटा एंगल माना है। और ये अगर थीटा एंगल है तो दोस्तों ये जो E1 का जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा, इसको हम कह सकते हैं दोस्तों, इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, ये जो रहेगा, देखो यहाँ पर ये हो जाएगा E1 sin थीटा, ठीक है दोस्तों। ये E1 का ऊर्ध्वाधर घटक आ गया, जो कि क्या होगा, E1 sin थीटा। और दोस्तों E1 का जो क्षैतिज घटक है ये होगा हमारा क्या, E1 cos थीटा। दोस्तों आप जानते हैं कि जिस घटक के साथ थीटा एंगल होता है वहाँ cos आता है, और ऊर्ध्वाधर वाले के साथ हमेशा साइन आता है। ऐसा आपने 11वीं क्लास में काफ़ी बार पढ़ा होगा, ठीक है दोस्तों।
इसी तरीके से देखो E2 के भी हमें घटक करने होंगे, तो x अक्ष की दिशा में और y अक्ष की दिशा में E2 के भी घटक होंगे। तो दोस्तों अगर मान लीजिए इसका y अक्ष की दिशा में घटक निकालेंगे तो ये होगा नीचे की तरफ और यही होगा हमारा E2 साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये एंगल क्या है, थीटा है। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे ये जो रहेगा इसका दूसरा घटक कहाँ रहेगा, दूसरा घटक रहेगा दोस्तों इस दिशा में रहेगा, और जो कि E1 cos थीटा की दिशा में आ गया, और ये क्या रहेगा E2 cos थीटा हो जाएगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा क्या है, एक दिशा में आ रहे हैं, इसलिए परिणामी तीव्रता इन दोनों की योग के बराबर होगी। और E1 sin थीटा E2 sin थीटा कैसे हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में, इसलिए इन दोनों को घटा करके परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे हम। तो कुल मिलाकर E1 E2 से हमारे दो घटक, E1 के दो घटक और E2 के दो घटक, यानी कुल मिलाकर 4 घटक आ गए हमारे पास। E1 sin थीटा, E2 sin थीटा, E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, इन चारों को मिलाकर के हम विद्युत द्विध्रुव के कारण परिणामी क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम E1 और E2 के मान निकाल लेते हैं। E1 का मान कितना होगा 1/4πε0, या इसको लिख सकते हैं K 1/4πε0। ठीक है, Q अपॉन क्या हो जाएगा, Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। दोस्तों कौन कौन सी डिस्टेंस आएगी, देखिए A से, यानी पहले हम प्लस Q की वजह से निकाल रहे हैं, तो ये BP की जरूरत पड़ेगी हमें, BP। तो क्या रहेगा ये, देखिए मान लीजिए ये बिंदु जो है वो कितना है, R दूरी पर है, मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर है, और ये दूरी क्या है L। तो ये आपका क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो ये क्या होगा, इसके लिए कर्ण हो जाएगा, यानी कि कर्ण जो होता है अंडररूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, कर्ण का वर्ग बराबर यानी ABP का स्क्वायर, और स्क्वायर को अंडररूट बना दिया था ले जा करके, क्या होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ओके दोस्तों, इसी तरीके से अगर हम AP को निकालना चाहें, AP दूरी को, तो AP दूरी भी क्या आएगी, तो अब ये फिर से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि समकोण त्रिभुज बन गया। तो यहाँ से ये कर्ण क्या होगा, अंडररूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो दोस्तों इस बार AP और BP क्या आ रही है, हमारी सेम आ रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए दूरी का स्क्वायर, दूरी कौन सी होगी, BP दूरी होगी, और BP क्या है आपका अंडररूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसका आएगा होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से अगर हम E2 का मान निकालना चाहें तो क्या आएगा, KQ अपॉन अंडररूट, फिर से सेम वही आ जाएगा। अब की बार AP का स्क्वायर आएगा जो कि R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ही है, और इसका फिर से अंडररूट स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर से अंडररूट खत्म हो जाएगा, यानी कि KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दोस्तों इस बार आप क्या देख रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से क्या है, देखो ये जो E1 का मान है KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और E2 का मान भी क्या है, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि E1 बराबर E2 हो गया। तो यहाँ पर दोनों विद्युत क्षेत्रों के मान क्या रहेंगे, E1 और E2 के समान हो जाएंगे। अब दोस्तों इसी का यूज करेंगे हम इसमें, देखिए हमारे पास 4 घटक हैं, E1 sin थीटा, E2 sin थीटा, E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, इन चारों का परिणाम ही होगा हमारा इसका। ठीक है, फाइनल हो जाएगा अगर इन चारों का परिणामी अगर हम ले लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं E1 और E2 के मान बराबर है, तो देखिए ये E1 और ये E2 क्या है, बराबर है। तो दोस्तों ये E1 sin थीटा, इसको भी हम E1 sin थीटा पढ़ सकते हैं ना, क्योंकि E2 को रिप्लेस कर दीजिए E1 से, तो इसको आप क्या कहेंगे, E1 sin थीटा लिखा हुआ है ये भी। ठीक है, तो E1 cos थीटा और E1 sin थीटा, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों कैसा है, परिमाण में बराबर है परंतु विपरीत दिशाओं में है। तो इनको जब घटाएंगे, ये बराबर है दोस्तों, तो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कट के 0 हो जाएगा। कहने मतलब ये साइन घटक आपस में क्या हो गए, खत्म हो गए। ठीक है, विपरीत दिशाओं में होने की वजह से क्या करेंगे, घटाएंगे, और बराबर है, बराबर में से बराबर चीज घटाई जाती है तो 0 हो जाता है। तो इसी हिसाब से यहाँ पर साइन वाले घटक खत्म। तो दोस्तों अब जो हमारे रह गए 2 कॉस वाले घटक रह गए, तो इन चारों में से 2 खत्म हो गए, बचे 2। अब इन दोनों का परिणाम ही हमारा रिजल्टेंट, ठीक है, बताएगा। चलिए, क्योंकि इनको हम इसलिए नहीं घटाएंगे
क्योंकि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों क्या है, एक ही दिशा में है, और एक ही दिशा में होने की वजह से परिणामी जो हो जाएगा जुड़कर आएगा दोनों का। ठीक है, तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या आएगा दोस्तों, E मान लेते हैं, E है वो, तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा दोनों के जोड़ के बराबर होगा एक दिशा में होने के कारण। और हम जानते हैं कि E1 और E2 क्या है, दोनों आपस में बराबर थे। E2 को E1 से रिप्लेस कर दें, यानी E2 की जगह हम E1 लिख सकते हैं। तो जब आप इसे लिख दोगे तो E कितना हो जाएगा, 2E1 cos थीटा हो जाएगा दोस्तों, और ये हमारी होगी समीकरण नंबर 3। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, एक बार मैं चेक कर लूँ आपको दिखाई दे रहा है या नहीं। ठीक है दोस्तों, सही है, आपको दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाएगा 2E1 cos थीटा। तो यहाँ से अगर हम दोस्तों परिणामी हम निकालना चाह रहे हैं तो इसके लिए E1 का मान हमारे पास लिखा हुआ है, ये रहा E1 का मान, तो यहाँ रख देंगे, बट इसमें cos थीटा भी आया हुआ। अगर cos थीटा का मान हम इस फिगर से निकाल लेते हैं और निकाल करके इसकी जगह रख दें और E1 का मान यहाँ से उठा के लिख दें और फिर इसे सॉल्व कर देंगे, तो यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको देखो यहाँ से पूरा रफ कर देता हूँ इसको, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी भी है ये, तो उसके लिए हमें स्पेस की जरूरत पड़ेगी, काफ़ी अच्छा खासा स्पेस चाहिए हमें, इसलिए हम इसको रफ कर देते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ से करेंगे इसको, चित्र तो हमने मिटा दिया, जो कि बनाना पड़ेगा हमें दोबारा। चलिए रफली बना लेता हूँ, -q और +q, और ये दूरी क्या होगी, यहाँ पर हमने लिया था इस तरीके से, ये थीटा लिया था। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से ये r दूरी थी, ये l और ये भी l था। चलिए दोस्तों, अगर हम यहाँ से निकालना चाहें cos थीटा का मान, तो cos कितना आएगा, यहाँ लिख देंगे चित्र से cos थीटा कितना होगा, cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। और दोस्तों आधार क्या होगा हमारा, आधार देखिए ये है हमारा आधार L, और कर्ण क्या होगा दोस्तों, कर्ण होगा हमारा ये, जो कि क्या था, √r² प्लस l² था। ठीक है, √r² प्लस l² था। आप फिगर आपने बना रखी है दोस्तों, ठीक है, वीडियो को पीछे करिए आप और वहां से देख लीजिए, यही आया था, मैंने निकाला था ना, ये P बिंदु था, ये A था और ये B था, तो मैंने आपको निकाल के दिया था AP और BP क्या थी, बराबर √r² प्लस l² था। ठीक है दोस्तों, इतना था हमारा, तो cos थीटा का मान ये आ गया। अब आप क्या करें, समीकरण 3 में E1 और cos थीटा के मान रख दो, E1 व cos थीटा के मान समीकरण 3 में रखने पर, अब इसको मिटा देता हूं, अब इसकी जरूरत में नहीं पड़ेगी, रखने पर दोस्तों अगर हम रखते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र आ जाएगा E बराबर 2E1, का मान है KQ/r² प्लस l²। ठीक है दोस्तों, और cos थीटा, और cos थीटा का मान है l/√r² प्लस l²। ओके दोस्तों, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी आपको। तो देखिए K और 2Q और इस L को भी इसमें लिख दीजिए। ठीक है, K को कर दिया बाहर, 2QL अपॉन, दोस्तों यहाँ से देखेंगे आप r² प्लस l², यहाँ पावर कितनी मानी जाएगी दोस्तों, ये 1 मानी जाएगी, और r² प्लस l² की अंडर रूट तो होता आधा पावर हाफ, तो एक पावर यहाँ पर r² प्लस l² पर, एक पावर यहाँ है और आधा पावर यहाँ है, तो एक और आधा 1.5 पावर होगी, 1.5 मतलब 3/2, तो आप इसको 3/2 कर सकते हैं आप, टोटल पावर होगी, दोनों को शामिल कर दिए, एक पावर और आधा पावर मिल करके होगी हमारी 1.5 पावर, यानी कि 3/2 पावर। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या जानते हैं, देखो ये 2QL जो हो गया, ये क्या बन गया दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण बन गया फिर से, तो आप लिखेंगे E बराबर K और P/r² प्लस l² का पावर 3/2, और यहाँ लिख देंगे आप कि जो P होता है वो
Q इंटू 2L होता है या 2QL होता है, 2QL, इसलिए दोस्तों हमने यहाँ से इसको P कर दिया है। लेकिन हम क्या जानते हैं, परंतु हम जानते हैं जो L का मान होता है L वो बहुत छोटा होता है R से। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमने ये कंडीशन पहले भी पिछले वाले डेरिवेशन में भी ली थी कि L का मान क्या होता है, R से बहुत छोटा होता है, तो इसलिए L स्क्वायर का मान R स्क्वायर से और भी छोटा हो जाएगा, इसलिए इसको क्या मान लेंगे, L को नगण्य मान लेंगे। तो L को छोड़ दीजिए यहाँ से, जब आप L को छोड़ देंगे तो देखिए क्या आएगा, इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ से रफ करके इसको, देखिए क्या आएगा, E बराबर K P अपॉन R स्क्वायर की पावर, L को हमने 0 मान लिया, 3/2, और दोस्तों इस 2 से ये पावर 2 खत्म हो जाएगी, तो E बराबर आ जाएगा K P अपॉन R की पावर 3। इतना हम कर सकते हैं इसको, या फिर हम जानते हैं, या हम कर सकते हैं वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए इस k की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको यहाँ रख देंगे तो E का मान निकल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा, P अपॉन R की पावर 3। और दोस्तों यही हो गया हमारा विद्युत क्षेत्र, निकल के आएगा पूर्णांक विद्युत क्षेत्र न्यूटन पर कूलम में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। अक्षय स्थिति पर और निरक्षय स्थिति पर मैंने दोनों स्थितियों पर निकाल दिया है। ठीक है दोस्तों, इतना उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए, हमने विद्युत क्षेत्र निकाल दिया विद्युत विध्रुव के कारण, अक्षय स्थिति पर भी और निरक्षय पर भी, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है, वो भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था और ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को आप तैयार कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगले टॉपिक में। ठीक है दोस्तों, चलिए तो लेता हूं मैं आपसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।